हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजर गया है कोरोना की महामारी से। उसमें हमने और सबने अपने स्वजनों को खोया और बहुत दुख की बात है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दिन अब न आए और हमारा देश खुशहाल हो। जय जगत। आज 11 सितंबर संत श्री विनोबा जी भावे जी का जन्मदिन, उनका जन्मदिन यानी उनका महोत्सव का दिन। उनका जन्म गांगोट गांव में, जिला रायगढ़ और शहर महाराष्ट्र। विनोबा जी ने 12 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और 12 भाषाओं का ज्ञान था उनको। उनके 2 भाई थे, बाळकोबा और शिवोबा। उनके पिताजी का नाम नरहर भावे और माताजी का नाम रुक्मणी बा था। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे पास 2 महानुभाव है, अमृत भाई मोदी और मणिभाई पटेल, जो उनके जीवन, उनके कार्य और उनकी आध्यात्मिक पे बात करेंगे। अमृत भाई मोदी, हम पहले अमृत भाई मोदी को बोलेंगे कि वो अपनी बात रखे। अमृत भाई मोदी। आज 11 सितंबर है, विनोबा जी का जन्म दिवस। क्या कहे विनोबा। गांधी जी के जाने के बाद गांधी विचार को जो उन्होंने सर्वोदय के नाम से प्रचलित किया, उस विचार को बहुत आगे ले जाने वाले विनोबा थे। उनको ये विचार को उन्होंने इतनी उच्च स्तर पर रखा कि आज सर्वोदय दुनिया भर में एक महत्व का विचार हो गया है। वो बुदान यज्ञ के प्रणेता तो थे ही, विनोबा गांधी जी के बहुत बड़े नज़दीक के उनके साथी थे और ये साबरमती आश्रम में आने वाले बहुत से पहले के पुराने लोग थे, उनमें वो बहुत अग्रिम रोल में है। ऐसे विनोबा को हम आज याद कर रहे हैं। वो विनोबा कौन? तो उनका हमारा संबंध गुजरात का बहुत नज़दीकी संबंध है। कहा गया कि गागोदय यानी रायगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ, लेकिन विनोबा का आरंभ का बालपन और किशोरावस्था बड़ौदा में व्यतीत हुई। उनके पिताजी बड़ौदा में कला भवन यानी जो बड़ौदा स्टेट ने टेक्नोलॉजी का विकास किया, उसको जो संस्था थी उसमें वो नरहर भावे काम कर रहे थे। इसलिए विनोबा को अपने बालपन में 10 साल की उम्र से बड़ौदा में रहना हुआ। तो बड़ौदा में रावपुरा बहुत बड़ा अग्रिम विस्तार है, जहाँ कलेक्टर कचहरी है। वो स्थान के सामने एक कासार फरिया है। वो कासार फरिया में विनोबा रहते थे। उनका उस समय का बालपन बहुत तेजस्वी और बहुत उत्साही विद्यार्थी थे। महाराष्ट्र के 8-10 का युवान लड़के वहाँ उस समय रहते थे और उन सबका एक विद्यार्थी मंडल बनाया था। वो विद्यार्थी मंडल में उस समय के जो राष्ट्रीय प्रवाह के, आज़ादी के आंदोलन की जो गतिविधियाँ थी, उसका काम किया जाता था। तो वो कासार फरिया में विनोबा रहते थे। उस समय उनके मित्र रघुनाथ धोत्रे जी और एक मेघनाथ शास्त्री जी, ऐसे लोग उनके जो लड़के मित्र थे, वो लोग बहुत अनेक प्रकार की चर्चाएँ करते रहते थे। एक दफ़ा चर्चा करते करते वो कहने लगे, सोचने लगे कि महाराष्ट्र में जो चित्तपावन ब्राह्मण है, वो चित्तपावन ब्राह्मण में कौन कौन संत हुए, उसकी चर्चा कर रहे थे। और फिर उन्होंने कोशिश की और एक फहरिस्त बनाने लगे। तो फहरिस्त बनाते बनाते वो मालूम हुआ कि चित्तपावन ब्राह्मण में कोई संत नहीं हुआ है। उस समय सब लोग, वो लड़के, उनके विनोबा के मित्र सब बैठे थे, वो मायूस हुए। तो विनोबा ने एकदम स्फूर्ति से कह दिया
अगर कोई संत हमारे चित्त ब्राह्मण में नहीं है तो मैं संत हो रहूँगा। तो एक 10 साल की उम्र में एक लड़का इतने आत्मविश्वास से अपने बारे में कहता है कि कोई संत नहीं है तो मैं संत रहूँगा। तो वो बचपन से एक अच्छी ऐसी उनकी मानसिक दृढ़ता थी और एक उनकी देखने की दूरदृष्टि भी थी। आज उसके बाद करीब 40 साल के बाद 1951 में एक दफ़ा अखबार में आया कि संत विनोबा ने उदान यज्ञ की शुरुआत की है। तो 40 साल के बाद वो विनोबा का वचन सिद्ध हुआ और वो संत नाम से लोगों को जानकारी हुई। ये विनोबा का बचपन बड़ौदा में इस ढंग से बीता है। उनके पिताजी विज्ञानी थे और वैज्ञानिक दृष्टि से वो सब चीज़ को देखते थे। उनकी माता बहुत बड़ी भक्त थी और आध्यात्मिक जीवन उनका था। वो तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत विशिष्ट प्रकार के उनके माता पिता थे। तो विनोबा का जो उछेर हुआ है, उनका जो जीवन में विकास हुआ है, उसमें उनके माता और पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत प्रसंग है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मान लें कि विनोबा का पारिवारिक जीवन में वो एक संत की भूमिका थी। वो भक्त माता और विज्ञान की दृष्टि से जीने वाला पिताजी। ये उनके पिताजी ने एक दफ़ा ऐसे कागज़ बनाए थे कि उसमें हर एक कागज़ में बनाने की हर एक चीज़, सिर्फ और किन्नी और ये नहीं, लेकिन उसमें इस्तेमाल हुए हर एक रासायनिक पदार्थ भी वो उन्होंने धर्मभावे ने खुद बनाए थे। और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक कागज़ बनाया और उस पर जो लिखा स्याही से वो भी उनकी बनाई हुई थी, कलम भी बनाई हुई थी। तो एक नरहर भावे बता रहे थे कि उसकी हर एक प्रक्रिया मैंने अपने हाथ से खुद की है। तो इस प्रकार के एक टेक्नोलॉजी माइंड के पिताजी और विज्ञान की उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी। तो ये विनोबा को ये दोनों संस्कार मिले हैं। इसीलिए जब विनोबा का उछेर होना लगा और करीब 20 साल के हुए, उस समय मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए गुजरात में कोई केंद्र नहीं था। उसके लिए सब विद्यार्थियों को बम्बई जाना पड़ता था और सिर्फ बम्बई में ही मैट्रिक की परीक्षा की व्यवस्था होती थी। गुजरात में कोई जगह नहीं थी। तो वो बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए निकले। तो बीच में सूरत स्टेशन आया, वहाँ उन लोगों को गाड़ी बदलना हो था। वो गाड़ी बदलने के लिए बैठे, उस समय उनके मन में एक कोई ऐसी विचार का स्पार्क हुआ और उन्होंने उनके साथ उनके एक मित्र थे धोत्रे जी, उनको बताया कि ये जो बम्बई जाने की दिशा है उसको मैं छोड़ता हूँ और मुझे काशी जाना है। तो मैट्रिक की परीक्षा देने के समय बम्बई जाने के बजाय उन्होंने अपनी दिशा बदली और बम्बई जो छोड़ दिया और काशी जाने के लिए निकले। और उनके पिताजी को एक पत्र लिखा कि मैं इस प्रकार से काशी जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा आपको छोटपन होए या तो आपको कोई चर्चा लिखा हो, ऐसे मेरे जीवन में कोई काम नहीं होगा। मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ। ऐसे करके वो काशी चले गए। क्या ख्याल था? तो उनको हमारे जो भारत की संस्कृति के जो मूलभूत चीज़ें हैं, वेद, उपनिषद और सब पुराण शास्त्र, वो सब हमारी संस्कृति का उनको अध्ययन करना था। इसीलिए उस समय काशी के ऐसे अध्ययन का बहुत बड़ा स्थान था। इसलिए वो काशी गए और वहाँ एक गंगा के किनारे पर
एक छोटी सी कुटिया उनको मिल गई, वहाँ रहने लगे। वो एक मंजिल पर थी, तो वो सुबह वहाँ से वहाँ बैठकर अध्ययन करते रहते थे और दोपहर भिक्षा के समय, खान भोजन के समय ही उतरते थे, बाहर नीचे आते थे। और वहाँ एक अन्न क्षेत्र था जो विद्यार्थियों को ऐसे ही मुफ्त से उनको भोजन दिया जाता था। इस प्रकार के अन्न क्षेत्र में रहकर उन्होंने 3 साल तक अध्ययन किया और बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसका उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया। वो उनके जीवन का एक बहुत महत्व का बेसिक चीज़ बन गई। उस समय गांधी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए एक प्रसंग महोत्सव था, जो जहाँ हमारे देश के उस समय के वाइसरॉय आए थे और बहुत बड़े बड़े सब नेता आए थे और बहुत बड़े जो विशिष्ट राजनीतिक लोग थे वो भी आए थे, धनिक लोग आए थे, यानी हिंदुस्तान के बहुत अग्रिम वर्ग के सब लोग आए थे। उस समय जो गांधी जी ने वहाँ प्रवचन किया, वो प्रवचन एक इतना तेजाबी प्रवचन था और इतना महत्व का था कि वो प्रवचन की बहुत गूंज उसके बाद भी देश भर में चली, क्योंकि उन्होंने खूब स्पष्ट शब्दों में हमारे देश के जो अग्रिम लोग थे उनके बारे में बता दिया कि आज हमारे देश में एक साल गोखले के सूचन से घूमे थे और देश को देखा था, तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में आज एक नाटारंभ चल रहा है, नाटक चल रहा है और लोग दम्भ से हमारा जीवन बहुत बड़े पैमाने पर एक नाटक के तौर पर जी रहे हैं। और उन्होंने वो अंग्रेज सरकार के सामने उनकी जो व्यवस्था थी उसके बारे में, धनिकों के बारे में, वो उस समय वहाँ जो राजवी लोग आए थे उनके पोशाक, उनके पास हीरा जमानेक वगैरह गहने पहनकर आए थे और हमारे देश के सब अग्रिम वर्ग जो थे उनके बारे में इतना स्पष्ट शब्दों में गांधी जी ने सब बोला, तो वो प्रवचन देश भर में बहुत चर्चास्पद हो गया था। उस समय तो विनोबा वहाँ नहीं थे, लेकिन 1 महीने के बाद वो उसका एक जो अखबार में आया था वो रिपोर्ट उनके पढ़ने में आया और उस समय उनको लगा कि मैं जिस चीज़ की खोज में यहाँ काशी में आया हूँ वो चीज़ तो मुझे एक गांधी में मिल सकती है। उनके उस समय उनके मन में था कि मैं यहाँ काशी में रहूँ या तो बंगाल में जो उस समय सब हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लोग हुए थे और बहुत बड़ी क्रांति के प्रसंग वहाँ हुए थे, तो मैं बंगाल जाकर क्रांति के काम में लगूँ या तो हिमालय में जाऊँ और वहाँ जाकर शांति से एक हमारा साधना करूँ। और तो शांति और क्रांति उन 2 दिशा उनके मन में थी, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी का ये प्रवचन अखबार में पढ़ा तो उनको लगा कि मुझे शांति और क्रांति एक गांधी में दिख रही है। इसलिए उन्होंने उस समय गांधी जी से पत्र लिखा, 2-3 पत्र हुए और फिर गांधी को लगा कि ये लड़के में कोई ऐसी गुंजाइश है कि वो हमारा काम देख सकेगा। तो उन्होंने कहा कि ये चर्चा से, ये पत्र से हम बहुत समझ नहीं पाएंगे, हम मिले, आप यहाँ आइए और हम एक दूसरे को जाने समझे। इसलिए फिर विनोबा के साबरमती आश्रम आए और साबरमती में 1916 7 जून को वो आए। उस समय वो यहाँ साबरमती नहीं, कोचरम में आश्रम था, तो सुबह का समय था। ये विनोबा आए तब सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, गांधी जी को तो देखा नहीं था। तो एक मामा साहब फटके थे, वहाँ घूमते रहते, उनको मालूम हुआ, लगा
कि ये गांधी जी है, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। मामा साहब ने कहा कि मैं गांधी नहीं हूँ, गांधी सामने बैठे हैं और वहाँ मिलिए। तो देखा तो गांधी जी तरकारी संभाल रहे थे, यानी जो तरकारी थी उनका काम कर रहे थे। वो विनोबा को बहुत लगा कि ये कैसा आदमी है, इतना बड़ा हमारा देश का नेता, ये ऐसा सामान्य काम कर रहा है। लेकिन उनसे मिला, प्रणाम किया और जब बात शुरू हुई तो गांधी जी ने विनोबा के बारे में सब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उस समय विनोबा को लगा कि एक ऐसा आदमी है जो मेरे जीवन में मैं जो अभी खोज कर रहा हूँ, क्रांतिकारी व्यक्ति की और शांति प्राप्त करने की, वो दोनों मुझे यहाँ मिलेगी। और तुरंत उन्होंने बताया कि मैं आपसे यहाँ आश्रम में रहना चाहूँगा। तो उस समय से तुरंत विनोबा ने ये बताया। गांधी जी ने उनके पिताजी को एक पत्र लिखा कि आपका पुत्र मेरे पास आया है, उनका जो स्वभाव तेजस्वी मैंने देखा वो मुझे बहुत कम लोगों में मालूम होता है, और उन्होंने जो साधना की है उस ऐसी साधना करने का मुझे मेरे ज़िंदगी में बहुत कम मिला है। तो गांधी जी ने विनोबा के बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक पत्र लिखा और तब से विनोबा 1916 7 जून से सत्याग्रह आश्रम उस समय कहा जाता था, उसमें प्रवेश लिया और काम करना शुरू किया। तो काम करते करते बाद में तो ये आश्रम कोचरब से यहाँ लाया गया साबरमती में, और उस समय साबरमती में बिल्कुल वीरान जगह थी, कोई झाड़ पान तो नहीं था, लेकिन सब जगह कांटे वैसे जो बावरिया बोला जाते हैं, कांटे वाले जो लोग ऐसे बहुत थे, और उबड़ खाबड़ जमीन थी। उसको साफ करके ठीक करके आश्रम का काम शुरू हो रहा था, उसमें विनोबा भी लग गए। और अभी जो यहाँ नंदिनी मकान है उसके नज़दीक रावटियाँ बांधकर तंबू डालकर सब लोग रहने लगे। और जुलाई महीना था, बारिश के दिन थे, उस ऐसी परिस्थिति में भी सब बारिश के दिनों में तंबू में रहकर आश्रम का आरंभ हुआ था। और एक महत्व की बात यह है कि जब साबरमती में आश्रम का आरंभ हुआ, उस दिन गांधी जी जो आश्रम के संचालक थे वो ये आश्रम में नहीं थे, लेकिन बिहार में एक चंपारण जिला है जहाँ बहुत बड़ी समस्या किसानों की और वहाँ के नील यानी नील हमारी कड़ी होती है उसकी कृषि के बारे में बहुत बड़ा विवाद था। उसका निराकरण करने के लिए वो चंपारण जिले में गए थे और वहाँ से वो आ नहीं पाए थे, और वहाँ तो उनको 3-4 महीना रहना हुआ। तो आश्रम के संचालक आश्रम के स्थापना के दिन आश्रम में नहीं थे। इतनी गांधी जी की अपने जीवन के बारे में अनासक्ति दी थी। तो विनोबा एक काम करते रहे, आरंभ हुआ, लेकिन उसका जो विकास हुआ था वो बहुत ऊंचे दर्जे का वो अध्यात्म पुरुष थे। और उन्होंने जो वेद उपनिषद और हमारे पुराणों का जितना अध्ययन किया था उससे यहाँ जो आश्रम में राष्ट्रीय सारा आरंभ शुरू हुई थी, वो राष्ट्रीय सारा में वे संस्कृत के अध्यापक बना हुए। और उस समय जो हमारे देश के जो सब ये जो विरासत की जो संस्कृति है उसका अध्ययन वो अध्यापन करने लगे। तो ऐसे वही विनोबा का काम शुरू हुआ। लेकिन उस समय उनको 1 वर्ष के बाद ऐसा मालूम हुआ कि मुझे अभी भी ज़्यादा संस्कृत का अभ्यास करना है, और इसके लिए वो महाराष्ट्र के
पुणे के और कोल्हापुर ज़िले में जो वाई गांव है, वो वाई गांव में बहुत बड़े संस्कृत का विद्यालय था, जहां हमारे देश के बहुत बड़े लोग संस्कृत सीखने के लिए जाते थे। भारत का जो संविधान बना है, वो संविधान का संस्कृत में अनुवाद करने वाले तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री वो विनोबा के उस समय के सहाध्यायी थे। ऐसे सब बड़े बड़े लोगों के साथ वो भाई गाँव में उन्होंने अभ्यास किया, और उस समय उनके मन में जो जात में न परिश्रम और लोगों से संपर्क ऐसा करने का, और 1 साल तक वो अभ्यास करने के बाद वो विस्तार में, यानी वाई के आजू बाजू के इर्द गिर्द के विस्तार में यात्रा करने लगे, और गांव-गांव में गांधी जी की बात, सर्वोदय की बहुत जो तत्व चर्चा थी, उनकी चर्चा करने के लिए वो एक पदयात्रा करते रहे, और वो पदयात्रा से बहुत बड़ा निष्पन्न हुआ। इस प्रकार से वहाँ काम करते हुए गांधी विनोबा फिर साबरमती आए, तो उस समय उनका जो स्थान हुआ था आश्रम में, वो बहुत महत्व का रहा। ये सब करते करते आश्रम का बहुत बड़ा विकास हुआ, और देश के विभिन्न प्रांत के लोग यहाँ आकर रहने लगे, और सब लोग अपना जीवन का एक बहुत बड़ा ऊंचा आदर्श आश्रम जीवन को मानकर आश्रम में रहने लगे। तो वैसे ही वर्धा के सेठ जमनालाल बजाज भी गांधी जी के प्रति आकर्षित हुए थे, और वो साबरमती आश्रम में आते जाते थे। तो उनको लगा कि इस प्रकार का आश्रम हमें वर्धा में करना है। ये बात उन्होंने गांधी जी को बताई कि मेरी इच्छा है तो ऐसा ही आश्रम हम वहाँ करें। जमनालाल जी ने कहा कि आश्रम कोई बैंक नहीं है कि एक के बजाय बाद दूसरी बैंक की शाखा शुरू कर सकते हैं। आश्रम चलाना एक बहुत विशिष्ट काम है, उसके लिए योग्य कोई व्यक्ति होनी चाहिए। ऐसी एक व्यक्ति यहाँ विनोबा है, उनको हम समझाकर वर्धा के लिए तैयार करें। तो इस प्रकार से जमनालाल जी और गांधी जी ने वर्धा जाने के लिए विनोबा से बहुत चर्चा मशविरा किया, और विनोबा जी तैयार हुए। तो विनोबा और उनके साथ उनके 6 साथी, जिसमें वल्लभ स्वामी और रघुनाथ चौधरी जी और गोपाल राव काले वगैरह उनके जो साथी मित्र थे, वो 6 लोग वर्धा गए। और वर्धा में उस समय उन्होंने महिला आश्रम जो आज कहा जाता है, और महिला आश्रम में हाथ से चक्की चलाकर, यानी आटा पीस कर वहाँ के आश्रम का आरंभ किया। यानी आश्रम के उद्घाटन की विधि कोई फॉर्मल नहीं की, लेकिन शरीर श्रम का एक प्रतीक चक्की चलाकर वहाँ का आश्रम का आरंभ किया गया। वो आश्रम बाद में तो जो दांडी यात्रा हुई, और गांधी जी ने वो प्रतिज्ञा लिया कि मैं कौवे कुत्ते के मौत से मरूंगा, लेकिन स्वराज ले बिना इस साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। तो उनको यहाँ आना नहीं था। जमनालाल ने फिर आग्रह किया कि आप अब साबरमती तो रहना नहीं है, वर्धा देश के मध्य स्थान में है, तो देश भर के लोग आपके पास आते हैं, उनको मिलने जुलने में वर्धा बहुत अनुकूल रहेगा, आप इसीलिए वर्धा रहिए। तो गांधी जी ने फिर वो स्वीकार किया और वर्धा, लेकिन कहा कि मैं वर्धा तो नहीं रहूँगा, मुझे गांव में रहना है। तो वर्धा से 5 किलोमीटर दूर सेगांव था, तो सेगांव में गांधी जी ने रहना आरंभ किया। तो बाद में सेगांव से सेवाग्राम नाम बदल दिया। ये सब चीज़ें होते हुए
विनोबा ने जो वहाँ आश्रम का आरंभ किया था उसका भी बहुत बड़ा विस्तार हुआ और उसको आगे लेते जाते वो गांधी जी सेवाग्राम में रहे और विनोबा अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनको एकांत साधना करनी थी, इसलिए वो वर्धा छोड़कर वर्धा से 5-6 किलोमीटर दूर एक पवनार गांव है। वो पवनार गांव में जमनालाल बजाज का एक बंगला था, मकान था। वो मकान में रहने के लिए गए और वहाँ उन्होंने जाते समय वहाँ एक पुलिया था, तो वहाँ पुलिया पर चढ़ते चढ़ते कहा, संन्यास्तमया संन्यास्तमया संन्यास्तमया, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। इस प्रकार से अपने मन से बोल प्रतिज्ञा करते करते वो उन्होंने दाम नदी पार किया और जो मकान में रहने गए वहाँ उन्होंने 1 साल तक इस प्रकार से सन्यासी वृत्ति से जीना शुरू किया, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ और फिर बहुत बड़ी प्रवृत्ति में लग गए। वो प्रवृत्तियाँ उन्होंने अपने जीवन के कुछ उसूलों को वहाँ ठानने का काम किया। जैसे वो स्वभाव से प्यारे हार्ट से वो विनोबा एक शिक्षक है, तो शिक्षक के तौर पर उनके पास उस समय 12 विद्यार्थी रहते थे और वो 12 विद्यार्थियों ने विनोबा और जो गांधी का सर्वोदय विचार है उसका अपने जीवन में अमल करके प्रयोग करके उसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया। ऐसे जो सब विद्यार्थी था उनका शिक्षा होता था और उन्होंने वहाँ कृषि का आरंभ किया और कताई उस समय का बहुत बड़ा गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम था। वो मानते थे कि मनुष्य की जो मुख्य ज़रूरत है वो सबसे पहला अन्न है, हवा पानी तो है ही लेकिन अन्न है, और अन्न के बाद दूसरी ज़रूरत वस्त्र की है। अन्न की बाबत में हम प्रकृति के साथ मेल जोड़ कर स्वावलंबी हो सकते हैं, लेकिन हमारे वस्त्र की ज़रूरियात के बारे में हमें स्वावलंबी होना चाहिए। हमें यानी पूरे देश को स्वावलंबी करना चाहिए। उस समय हमारे यहाँ इंग्लैंड से बहुत बड़ा प्रमाण में कापड़ आता था और भी जगह से आता था, तो कापड़ हम विदेशों से न मंगवाए और देश में उत्पादक हो उसका प्रयास करना वो गांधी जी का एक बहुत बड़ा महत्व का कार्यक्रम था। ये उसके प्रयोग साबरमती आश्रम में भी बहुत हुए और कताई और उसकी पहले की रुई, तो रुई से लेकर उनका दुनना बुनना और पुनी बनाना वो सब प्रक्रियाएँ यहाँ चलती थी और कताई के बाद उसकी बुनाई करने का काम भी यहाँ करते रहते थे और इसके बहुत प्रयोग होते रहे। उनके साधन सरंजाम बनाने का भी काम होता रहा। एक विनोबा और उनकी मित्र मंडली ने वर्धा में भी चालू रखा और उसको आगे ले गए। तो इस प्रकार का कापड़ में स्वावलंबी होने का बहुत बड़ा काम गांधी स्थापित आश्रमों में होने लगा। तो एक काम था। दूसरा गांधी विनोबा के मन में एक था कि ये जो हम कताई करते हैं वो कताई करने वालों लोगों को जीवन में पोषणक्षम आमदनी होनी चाहिए। और उस समय जो कताई करने वाले थे उनको दिन में कताई करने के बाद 8 घंटे के काम के बाद भी 2 आने मजदूरी मिलती थी। 2 आने उस समय के आज हमारे जो 12 पैसे माने जाए इतनी ही आवक थी। वो विनोबा को लगा कि योग्य नहीं है, उसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने वो कितना होना चाहिए उसके लिए उन्होंने अपने जीवन पर एक प्रयोग किया और तय किया कि मैं 2 आने की जो मजदूरी है उसकी जो आमदनी 2 आनी है
उससे ही मेरा जीवन निर्वाह चलाऊँगा। तो हर रोज़ मुझे दुआ आने में मेरा भोजन और सब ज़रूरियात का खर्च होना चाहिए। तो इसी प्रकार से वो 2 साल तक जिए और कताई 8-8 घंटे करते रहे और दुआने की जो मजदूरी होती थी उससे अपने जीवन यापन चलाते रहते रहे। वो प्रयोग से उनको मालूम हुआ कि ये पोषणक्षम आमदनी नहीं है और उसमें हमारा लोगों का जो कताई करने वाला है उनका शोषण हो रहा है। इसलिए उन्होंने उसकी मजदूरी बढ़ाने की एक प्रपोजल देश के खादी कार्यकर्ताओं के सामने रखी और वो मान्य हुई और उसके आधार पर कताई और बाद में बुनाई और सब खादी की प्रक्रियाओं का कितना मजदूरी होता है उसके पैमाने में खादी की कीमत तय करने का हुआ और उसको कॉस्टिंग को टेबल बनाया गया। उससे कताई बुनाई करने वालों को योग्य मजदूरी तो नहीं, विनोबा ने अपने जीवन में अपने खुद पर प्रयोग करके एक बहुत बड़े पैमाने पर देश में लागू किया गया। इस प्रकार का उनका दूसरा एक महत्व का काम वहाँ हुआ वो था कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और ज़मीन उसके अनुपात में कम है। तो हमारे देश में एक प्रति व्यक्ति एक मनुष्य के लिए 52 एकड़ ज़मीन होती है। तो उन्होंने तय किया कि उस समय आश्रम में उनके आश्रम पवनार में 18 लोग थे। तो 18 लोग को हिस्से में 52 एकड़ के हिसाब से 14 एकड़ ज़मीन मिल सकती है। 18 उसको गुना गए पौने से तो 14 एकड़ और 14 एकड़ ज़मीन में उन्होंने कृषि का प्रयत्न किया और उसमें उन्होंने एक प्रयोग ऐसा भी किया कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं और जो किसान के पास कोई साधन नहीं है, बैल नहीं है, जो कृषि का कोई सरंजाम साधन नहीं है, उनको भी वो काम कर सके। इसलिए हमें बिना बैल बिना साधन कृषि कैसे हो सकती है उसके प्रयोग करना है। तो वो काम करने के लिए उन्होंने वो शुरू किया और 3 एकड़ ज़मीन में ऐसे प्रयोग किए कि हम उसमें बैल का उपयोग नहीं करेंगे और कोई साधन भी हल या तो कोई भी प्रकार का लुगारी और लकड़ी का साधन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य की श्रम से ही हम कृषि करेंगे। और वो करने का प्रयत्न करते करते उनको ये मालूम हुआ कि उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है और सत्यता है। उसको वो रूसी कृषि कहने लगे, रूसी खेती। आज देखो आ जाए ना, आज ऋषि पंचमी है। ये ऋषि पंचमी का क्या मायना है? तो ऋषि लोग थे उस जमाने में, वो कोई पण प्रकार के पशु का और पक्षी का या तो कोई साधन का उपयोग किए बिना अपने जीवन यापन के लिए जो जीवन की जरूरत थी उसकी कृषि अपने हाथों से करते थे। वो ऋषि लोग थे। वो इसी उनके यादगिरी में ये ऋषि पंचमी है। इसीलिए आज हमारी बहनें मोटे बात के जो खाना आज खाती है वो कोई कृषि के साधन से या बैल से खेती हुई है ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करती है, लेकिन हाथ से जो काम बुनाया गया है और उत्पादन हुआ है उसका ही उपयोग करते हैं। ऐसी रूसी की कृषि का प्रयोग विनोबा ने उस समय बहुत बड़े पैमाने पर किया और उससे ये फलित हुआ कि हम हमारे देश में जो गरीब किसान हैं उनका भी उनके परिश्रम से उनका जीवन यापन हो सकता है, उनकी आजीविका मिल सकती है। उसका वो प्रयोग सिद्ध हुआ। उसके साथ साथ ही उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया और वो था कि हमें कांचन मुक्त होना चाहिए, हम पैसे से मुक्त हो जाएंगे।
तो उसमें एक उससे कृषि भी काम उपयोगी हुई, और जो कताई बुनाई का काम होता था और परिश्रम से, यानी मेहनत कर से लोग करते, एक भवनार आश्रम के लोग जी रहे थे, उससे उन्होंने ये सिद्धांत ये अपनाया कि हम कोई प्रकार का कांचन से, यानी पैसे धन वगैरह से हम मुक्त रहेंगे, और वो प्रकार का उपयोग भी हो सकता है। आज हमें वो अव्यवहारू दिखेगा और लगेगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन मैं गेटसी आश्रम में रहता था, उस समय का मेरा अनुभव है कि हमारा 1 महीने में जितना भी आय हो वो पूरा हमारा गेटसी आश्रम के ऑफिस में रहता था, और हमारी ज़रूरत का सब चीज़ें हमें पूरे अनाज, फल, दूध, साग भाजी, सब चीज़ें और छोटी मोटी सोच लानी है, तो वो भी हम व्यक्तियों को लाना नहीं पड़ता था। आश्रम का जो भंडार था उसके जरिए हमें मिल जाता था, और महीने में जितना हमें चीज़ें ली है उसका हिसाब दिया जाता था, और कोई चीज़ हमें रोज़ महीने में कभी भी कैश पैसे लेकर कोई चीज़ लेने नहीं पड़ती थी। तो ये आज भी, कि मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 2 साल इस प्रकार के मेरा जीवन हुआ, तो ये भी संभव है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बिना कांचन से, यानी पैसे के उपयोग के बिना भी जी सकते हैं, ऐसा विनोबा का ये प्रयोग उस समय हुआ, और उसने हमें जीवन में नई दिशा दी। ऐसा ही विनोबा ने उस समय परिश्रम और जांच मेहनत से ही हमारा जीवन चले, उस प्रकार के बहुत काम भंडार आश्रम के द्वारा हुए। उससे गांधी जी के जो मूलभूत सिद्धांत थे सर्वोदय के, उसका बहुत बड़ा बल ये सिद्धांत को मिला। इसलिए विनोबा का जीवन में एक बहुत बड़ा तत्व है, एक प्रयोगशील एक ऋषि हमारे सामने वो जी गए, वो प्रयोग करते रहते थे, और प्रयोग में जितना सफलता मिले उसके आधार पर वो आगे अपना सर्वोदय विचार ले जाते थे। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि ऐसे जो लोग देश भर में थे उनके सम्मेलन 2 दफ़ा हुए थे, और हम जानते हैं कि तो बीच में गांधी जी का गुम हुआ, और इसके बाद सब लोगों को ऐसा हुआ कि हम गांधी जी नहीं रहे तो हमारा इस सर्वोदय का काम कैसे चलेगा, उसका क्या होगा, उसकी सब चिंता करते थे। तो उस समय वो सर्वोदय के काम करने वाले सब लोग एक वर्धा में मिले सेवाग्राम में, और उस समय एक तय किया गया कि हमारा एक ब्रदरहुड तय होगा, और सब गांधी जी के बताए हुए 18 रचनात्मक काम उस समय के थे, खादी, ग्रामोद्योग, नई तालम और अनेक प्रकार के और भी कार्यक्रम थे। वो सब कार्यक्रम करने वाले लोगों का एक सम्मेलन साल में एक दफ़ा होगा। वो पहले वर्धा में हुआ, सेवाग्राम में, फिर गाँव में हुआ, और फिर बाद में और भी जगह होते रहे। तीसरा सम्मेलन होते समय विनोबा जी ने कहा कि अब मैंने कांचन मुक्ति स्वीकार किया है, इसलिए मैं रेलवे के द्वारा टिकट लेकर मुसाफरी नहीं करूँगा, इसलिए मैं सम्मेलन में नहीं आऊँगा। तो उस समय के जो सर्वोदय के लोग थे और वो सम्मेलन का संयोजन करने वाले शंकरराव देव थे, वो बहुत बड़े हमारे देश के स्वतंत्रता के भी अग्रणी हो गए, कांग्रेस के बहुत साल तक सेक्रेटरी रहे। तो शंकरराव देव ने आग्रह किया कि आप अगर नहीं आते हैं तो हम सम्मेलन नहीं करेंगे, आपको आना जरूरी है। तो विनोबा ने कहा कि अब तो मैं पैसे का उपयोग करके कोई काम नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं रेलवे से तो नहीं आऊँगा,
लेकिन वो आंध्र में सम्मेलन था, शिवरामपल्ली, तो यहाँ से कितना दूर है? तो कहा गया कि 300 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, 30 दिन पहले निकलूँगा और 300 किलोमीटर चल कर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये कांचन मुक्ति के प्रयोग को करते हुए वो शिवरामपल्ली पहुँचे और उस समय पहुँचते पहुँचते बीच में वो हैदराबाद के आजू बाजू उस समय जो तेलंगाना विस्तार आंध्र में कहा जाता था, आज भी है तेलंगाना, उनका एक अलग स्टेट भी हो गया। वो तेलंगाना में उस समय जो लैंड रोड थे, ज़मीन के बहुत बड़े बड़े मालिक थे और उनकी खेती करने वाले मजदूर लोग थे, उनके बीच बहुत बड़ा तनाव चल रहा था। और वो तनाव इस प्रकार का था कि कभी कभी बहुत बड़ा झगड़ा होते जाते थे, मारामारी हो जाती थी और लोगों के खून भी हुए थे। करीब करीब वो समय 500 जमींदारों का खून वो विस्तार में हो गए थे। उस विस्तार में से विनोबा पंत पैदल शिवरामपल्ली के जाने के लिए जाते थे। उस समय लोगों को अपनी बात समझना, उनके लोगों से संपर्क होता था। तो एक पोचमपल्ली गाँव आया और पोचमपल्ली में जब राजपूत बहुत बड़ी सभा हुई तो वहाँ के लोगों ने, तो बहुत बड़ा 3000 लोगों की बस्ती का गाँव था, बड़ा था, और उसमें जो लैंडलेस भूमि नहीं होने जो लोग थे, ऐसे परिजन लोग ज़्यादा थे। उन्होंने कहा विनोबा के आगे अपनी व्यथा व्यक्त की कि इस प्रकार की हालत है, हमें आज ये जमींदार और मजदूरों के बीच जो मारामारी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, इसी वजह से जब हमें मजदूरी नहीं मिलती है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमें जीने का कोई साधन नहीं है, तो बहुत तकलीफ में हम जी रहे हैं, तो उसका कोई उपाय आप करिए। तो करते करते उन्होंने कहा कि हम सरकार से ज़मीन मांगेंगे और तुम्हें ज़मीन मिले ऐसा प्रयत्न करेंगे। लेकिन विनोबा को वो हमारा देश का विभाजन हुआ, उस समय सरकार के काम का भी अनुभव हो गया था। उस समय दिल्ली के आजू बाजू जो मुस्लिम लोग थे, वो देव लोग थे, उनका पुनर्स्थापन करने के लिए, उनको वहाँ रहने के लिए व्यवस्था करने का काम विनोबा कर रहे थे। तो उसमें सरकार से मदद मिलने वाली थी, तो मिलने में करीब 1 साल हो गया, लेकिन कुछ जिसमें से निष्पत्ति नहीं हुई, परिणाम नहीं हुआ। तो विनोबा को उस समय सूझा कि हम सरकार से कहे, उसके पहले हम लोगों से कुछ बताए। तो उन्होंने लोगों को अपील किया कि हम सरकार से तो बात करेंगे और उनको कोई साधन ज़मीन वगैरह मिले ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन आप में से कोई हम लोग उसके लिए, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी बात करते थे। उस समय में उस सभा में ही एक रामचंद्र राव रेड्डी थे, बैठे थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ बाबा, मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं भूमिहीन लोगों के लिए कुछ काम करूँ, तो उनकी इच्छा थी, तो मैं 100 एकड़ ज़मीन उनको देने को लिए तैयार हूँ। विनोबा और वो लोगों ने 80 एकड़ ज़मीन मांगी थी और ये आदमी रामचंद्र राव ने 100 एकड़ देने की बात कही। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा उस सभा में हुआ और विनोबा भी सोचने लगे कि मैंने 80 एकड़ की मांग की और ये आदमी 100 एकड़ दे रहा है, ये क्या बात है, और ये प्रेरणा कौन दे रहा है। तो उस समय विनोबा के जीवन में एक प्रकार की जो आध्यात्मिक शक्ति थी और भक्ति थी, उसकी वजह से उन्हें लगा कि ये मैं नहीं, ईश्वरी प्रेरणा है, इसीलिए काम हो रहा है। और उस समय उन रात को उनको नींद भी नहीं आई, वो सोचते रहे कि क्या है, क्या करना। तो उन्होंने रात को सोते सोते एक तय किया कि हम मैं
ये मानना चाहिए कि ईश्वर की प्रेरणा है, वो राम जी का बाण बाण समझकर हमें ये काम करना है। और दूसरे दूसरे दिन से उन्होंने ये प्रयत्न किया और वो जो पद यात्रा कर रहे थे उसमें हरे गांव में जाते तो उस समय ये भूमिहीन लोगों की वो आजीविका के लिए कोई न कोई साधन मिले उसकी ऊपर चर्चा करते रहते थे, बात करते रहते थे और लोगों से जमीन मिलती रहती थी। तो एक सहज भाव से, सहज रीत से उस समय बिना प्रयास से जमीन का दान मिलता रहा। और गांधी विनोबा को उस समय ये ईश्वरीय प्रेरणा मालूम हुआ और वो शिवरामपुरी जाते जाते वो भूमिदान का काम बढ़ता गया और बाद में लोगों को भी और हमारे देश के जो रचनात्मक कार्यकर्ता और सर्वोदय की दृष्टि से काम करने वाले लोग जो शिवरामपुरी में इकट्ठे हुए, उनको भी ये चीज़ में विनोबा ने प्रेरणा दी कि हमें अब ईश्वर की प्रेरणा है मानकर ये काम को आगे ले जाना है और हम सब लोग मिलकर ये अब भूमिदान का काम करें। और तब ये 1951 की बात है और 51 से लेकर गांधी की दृष्टि से काम करने वाले लोगों ने ये काम को उठा लिया। और देखते विनोबा फिर एक चीज़ में यात्रा, फिर उनको पैदल ही यात्रा करने का तय किया और आगे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते रहे और आखिर में उनका पूरा हम दुनिया का देश भर का जो प्रवास हुआ उसकी तो बहुत बड़ी तफसील है, उसमें तो बहुत समय लगेगा बात करने का। लेकिन देश के हर एक कोने में उन्होंने यात्रा की और करीब 14 साल तक ये पद यात्रा करते रहे। एक 14 साल में उनको 40 लाख एकड़ जमीन मिली। उस समय हमारे देश का अगर पूरा भूमिहीनों की समस्या का हल करना है तो विनोबा ने चिंतित किया था कि 5 करोड़ एकड़ जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें 40 लाख एकड़ जमीन मिली। वो भी कोई प्रकार के सरकार के प्रयत्न के बिना और कोई भी प्रकार के दबाव के बिना इतना काम हुआ, इससे उनको बहुत बड़ी एक प्रकार की देश में विश्वास बना और वो काम आगे बढ़ता गया। वो 1951 से विनोबा प्रेरित विधान यज्ञ हमारे देश में एक नई दिशा खोलने वाला और दुनिया भर के लोगों को एक नई प्रेरणा देने वाला काम हुआ। वो काम करते करते विनोबा का आगे सबको फिर तो वो भूमिदान यज्ञ के प्रवास के द्वारा विनोबा का हर एक प्रकार का जो गांधी विचार के कार्यक्रम थे उनको आगे ले जाने का प्रयास होते रहा। और 14 साल में एक बहुत बड़ी पैमाने में सर्वोदय विचार का बहुत बड़ा विकास हुआ और उसमें अनेक उसके पहलू बढ़ते गए और देश भर के लोगों में का एक प्रकार का संगठन भी होता गया। ये जो निष्पत्ति है 40 लाख एकड़ की, वो मुझे लगता है कि महत्व की है, लेकिन उसके साथ मुझे ये कहना है कि ये विधान की यात्रा के द्वारा जो लोग उसमें शामिल हुए थे उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। देश भर के लोगों का साल में 2-3 दफ़ा सम्मेलन होते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोगों का आवन जावन होता था और उससे संपर्क बढ़ता था। और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत का संपर्क का जो अनुभव हुआ, तो देश में एक राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाने में ये विधान ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं समझता हूँ कि विनोबा की जो व्यक्तित्व था
उसमें ये भी है कि वो कहते थे कि मेरे जीवन के सब कामों का एकमात्र उद्देश्य है सबके दिलों को जोड़ना। तो दिलों के जोड़ने का प्रयास, लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाना है, उसके लिए ये विदा का काम हुआ। और विनोबा के व्यक्तित्व में एक दूसरा भी था कि वो पहले से हर एक प्रांत की अलग अलग जो भाषाएं हैं उनका अभ्यास करने का उनका काम जीवन भर करते रहे। तो कहा जाता है कि वो 26 भाषा का अभ्यास उन्होंने किया और हमारे देश की प्रमुख महत्व की जितनी भाषाएं हैं वो जानते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे। तो एक काम हुआ। दूसरा, जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, भाषा, इस सब प्रकार के जो भेद हमारे देश में है, देश बहुत बड़ा है और अनेक प्रकार की विविधता से वाला देश है, वो विविधता में एकता लाने का काम करना वो भी विनोबा के प्रयत्न से हुआ। और उसमें उनका जो ये विविध भाषाओं का ज्ञान और हर एक प्रांत का जो संत साहित्य है उसका उनका अध्ययन, और हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ख्रिस्ती, ईसाई सब धर्म है उनके मूलभूत जो ग्रंथ है उनका अध्ययन, वो सब मिलकर देश को जोड़ने का एक महत्व का काम विनोबा के द्वारा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बुदान की और जो निष्पत्ति है उसमें ये भी एक महत्व का पहलू है। ये करते करते विनोबा ने अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति आई कि उनको करीब 40 साल की उम्र में वो उन्होंने जो प्रयोग किए थे 2 आने में दिवस का पूरा खर्च निकालना और भी जेलों में बहुत रहना हुआ, तो करीब 10 साल जेलों में रहना हुआ। तो उस समय उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी उसकी वजह से उनके आंतों में, यानी आताड़ा बोलते हैं, वहाँ वो घाव हुए, उसको अल्सर कहा जाता है। वो अल्सर का रोग 40 साल की उम्र में लागू हुआ और इसकी वजह से वो हमारे जैसे कोई प्रकार का घन पदार्थ यानी रोटी, सब्जी, चावल ऐसे कुछ चीज़ खा नहीं सकते थे। वो खाना उनके लिए संभव नहीं था। सिर्फ दूध या तो दूध में से बनी हुई कोई चीज़ खा सकते थे। तो ये उनका जो अल्सर है वो इतनी नानी उम्र में उनको लागू हुआ था, फिर भी इतने बहुत 14 साल तक पदयात्रा की बहुत तकलीफें झेलनी हुई। वो करते करते भी उनका शरीर बहुत क्षीण होता गया और ये स्थिति आई कि फिर वो पैदल पदयात्रा नहीं कर सकते थे। उसकी वजह से उनको अवनाराश्रम में रहना हुआ। लेकिन उस समय भी उन्होंने ठीक प्रकार के प्रयोग करे और वो प्रयोग थे उनके जीवन में जो मूलभूत सर्वोदय के विचार है उनको आगे बढ़ाने के, वो करते करते तो 1985 में हमारे बीच से वो चले और उनका जीवन में ये आखिरी समय सालों में उन्होंने मौन रहना शुरू किया और सबसे अधिक रहने का, अज्ञातवास में रहने का प्रयास किया। वो सब चीज़ करते करते वो दिवाली के दिन 15 नवंबर 1985 में उनका अपने करीब 20 दिन तक खाना छोड़ दिया और बाद में पानी पीते तो पानी भी छोड़ दिया। और ऐसे जो जैन धर्म में संथाला कहा जाता है, ऐसे अपने आप अपने जीवन का उन्होंने विसर्जन किया और उस समय से
तो विनोबा का 15 नवंबर ये हमारे बीच वो चले गए। लेकिन जो सर्वोदय की गांधी प्रेरित जो विचारधारा है उनको बहुत आगे ले जाने का काम विनोबा द्वारा हुआ और उनके बहुत पहलू उन्होंने आगे बढ़ाए और हमारे देश को एक नई विचारधारा दी। उस समय देश में साम्यवाद की विचारधारा बहुत लोगों को मिलती थी और गरीब वर्ग के लोग उनको बहुत आकर्षित थे। उनके द्वारा उनको ये जो हमारे देश की जो समस्याएं थी उसके 3 प्रकार के हल थे। एक था कानून के द्वारा उसको हल करना, यानी कानून के द्वारा उनको न्याय देना। दूसरा था कत्ल का, उस समय देश भर में और खास करके तेलंगाना विस्तार में वो बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल हुआ और उससे लोगों में इस प्रकार का एक नई दृष्टि मिली। और तीसरा था करुणा का, तो विनोबा ने कत्ल नहीं, कानून नहीं, लेकिन करुणा के द्वारा लोगों में करुणा को प्रकट करने के आगे समाज को जोड़ने का काम करना तो उन्होंने किया। और इस प्रकार के देखा जाए तो विनोबा का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में आज़ादी आने के बाद जो विचारधाराएँ चली देश में और जो प्रोग्राम्स बने उसमें बहुत महत्व का काम विनोबा के द्वारा हुआ। उसका स्मरण आज हम उनके जन्म दिवस पर करें, यही हमारा उद्देश्य था। सबको प्रणाम, जय जय। तब तक पूरा लंबा सफ़र आज उन्होंने बात कही, उनके ऋषि खेती की बात की, पवनार आश्रम की, कांचन की, जो बिना पैसे के आदमी रह सकता है वो, और सबसे बड़ी बात कि जो विनोबा जी पूज्य बापू को मिलने जाते हैं आश्रम में, तब गांधी जी तरकारी काट रहे हैं तो विनोबा जी देखते हैं कि हमारे देश के इतने बड़े नेता ये काम कर रहे हैं। वो विनोबा जी गांधी जी को देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर वहाँ से हरिजन आश्रम, ये गांधी आश्रम की बात बोली कि गांधी आश्रम बापू ने शुरू किया ये ज़मीन में, और उसमें जब उसका शुरू करने का जो टाइम था उसमें गांधी जी तो चंपारण थे, विनोबा जी काफ़ी लोग इसमें ये आश्रम को शुरू करने में थे। विनोबा जी यहाँ रहते थे, नंदिनी कुटीर जो है वहाँ विनोबा जी रहे। ये आश्रम हम भाग्यशाली हैं कि बापू ने शुरू किया, महानुभाव यहाँ रहे, विनोबा जी जैसे संत रहे यहाँ रहे। फिर दादा ने वो ऋषि की बात बोली कि ऋषि खेती किसे कहते हैं, स्वावलंबन की बात बोली। जो पवनार जो बहन है वहाँ रहती है पवनार आश्रम में, वहाँ स्वावलंबन है, अपने आप से मेहनत करके, वहाँ एक पैसा के भी नहीं, बिना पैसे के रहने का, वहाँ कटाई का काम चलता है, बुनाई का चलता है, वहाँ गायों का काम है, गौशाला है। मैं पवनार हर साल जाता हूँ, ये 2 साल नहीं जा सका कोरोना की इसके लिए। दादा ने गांधी जी के साथ साथ जो गांधी जी का जो सर्वोदय का काम था, जो विनोबा जी ने जो शुरू किया, और उसमें उन्होंने बहुत जो 14 साल उन्होंने पद यात्रा की, उसमें 40 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा की। और पहला जो बुदान हुआ कृपांचली में वो रामचंद्र रेड्डी ने दिया था। वो लोग 80 एकड़ मांग रहे थे, लेकिन रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ दिया। और विनोबा जी की बात सुनकर वो वहाँ के जो लोग हरिजन, वो पहला बुदान हुआ तो वो 100 एकड़ जमीन, फिर विनोबा जी ने तय किया कि वो पद यात्रा करके करीब 40 लाख एकड़ जमीन उन्होंने इकट्ठा की। और ये यात्रा करके दादा ने उनकी अंतिम बात तक हमको बात बोली कि उनको बीमारी हुई, वो ध्यान में चले गए, आश्रम बनाया, पवनार आश्रम गए। अमृत दादा ने आज हमको एक लंबी सी यात्रा हमको सुना दी। हमको ऐसा लगता है
मैं तो कई बार उनसे मिलता हूँ, मुझे उनसे मिलने का बहुत जी चाहता है। मैं उससे मिलूँ तो मुझे ऐसा लगता है अमृता आप बोलो मैं सुनता ही रहूँ, क्योंकि अमृता गांधी जी के भक्त है, गांधीवादी है, विनोबा जी के चिंतक है, विनोबा भक्त है। और सर्वोदय का काम मुझे उनसे कहीं कहीं नई नई बातें सुननी मिलती है। सर्वोदय का काम मुझे उनसे करने की बहुत इच्छा होती है। हम जो दादा जो इतना अच्छा बोलते हैं तो विनोबा जी क्या नहीं क्या थे। आज हमारा ये जो अमृता ने जो बात बोली वो बात हमको एकदम एक यात्रा से हमको करा दी। अभी हम हमारे दूसरे महानुभाव है मणिभाई पटेल, वो विनोबा जी की बात रखेंगे। मणिभाई पटेल। आज उद्यान के प्रणेता विनोबा भावे की 126वीं जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम विनोबा के बारे में साबरमती गांधी आश्रम में, जहां विनोबा कुछ समय तक ठहरे थे, इसी कुटीर से हम विनोबा जी के बारे में कुछ बातचीत और कुछ विचार आपके साथ शेयर करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि नई पीढ़ी शायद मानेगी कि नहीं, ऐसा हार्ड चाम का आदमी कभी जन्मा था। विनोबा भावे के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भावी पीढ़ी शायद ये नहीं मानेगी कि उनकी अपील से, उनकी एक पदयात्रा से हजारों लोगों ने स्वेच्छाएं जमीन का दान किया था। प्रकाश नारायण के चरणों में खूंखार डाकुओं ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, इसी तरह विनोबा जी के चरणों में भी डाकुओं ने अपने शस्त्र रखकर शरणागति स्वीकार किया था। गांधी बाबू के चरणों में स्वातंत्र के संग्राम में महिलाओं ने अपने सोने के दागिने देश को समर्पित किए थे। इसी तरह विनोबा के चरणों में उनकी 13 साल की पदयात्रा के दरमियान हजारों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन गरीबों के लिए विनोबा को अर्पण कर दी थी। गांधी विनोबा के युग में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, लेकिन उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है और कुछ लिखा भी है। उससे मेरे जीवन गढ़ की प्रक्रिया को भी एक वेग मिला है। 1982 में जब विनोबा का दीपावली के त्यौहार के दिन देहावसान हुआ, तब मैं अहमदाबाद में गांधीवादी संस्था मजूर महाजन के मुखपत्र मजूर संदेश का संपादन कार्य कर रहा था, इसीलिए मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है। गांधी जी के, विनोबा जी के विचारों का इस समय युवाओं पर कितना प्रभाव था, उसके बारे में मुझे एक बात आज स्मरण में आती है। अमेरिका स्थित 80 साल के हमारे एक वडील खोड़भाई पटेल और उनके मित्र विनोबा की भूदान यात्रा के दरमियान विसनगर के पास वालम गांव में, जहां विनोबा आए थे, वहां उनको सुनने के लिए गए थे और उन्होंने वहां से रेंटिया की भी खरीदी की थी और ये रेंटिया से वे कातण का काम करते थे। इस समय खोड़भाई कॉलेज के एक छात्र थे। मुझे आज भी खोड़भाई इस बात को याद करते हैं और उनके संस्मरण के बारे में बताते हैं तो अपने बहुत हर्ष की लागनी प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे लगता है कि इस समय गांधी जी, विनोबा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, सरहद के गांधी जैसे महान नेताओं का इस समय के छात्रों और युवाओं पर कितना गहरा प्रभाव था। आज सुबह में मैं सरदार धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री का प्रवचन टीवी पे देख रहा था। इस समय प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को बड़े आदर के साथ याद किया। आज का दिन गणेशोत्सव का, ऋषि पंचमी का, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं जन्म जयंती का, अमेरिका में आतंकी हमले का और स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में शिकागो में किए हुए संबोधन का ऐतिहासिक दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने याद किया। शायद प्रधानमंत्री भारत के भूदान के प्रणेता, आधुनिक भारतीय ऋषि पुरुष विनोबा की जन्म जयंती को भूल गए। देश की आज़ादी का यह अमृत पर्व का वर्ष है, वो 2020 में
विनोबा की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष पूरा हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष और देश के दूसरे गांधी के नाम से जाने माने से विनोबा की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष था। जमीन के लिए मरी जाने वाले, जमीन के टुकड़े के लिए संघर्ष करने वाले, आपस में भाई भाई लड़ते हैं, कुछ उसके केस अदालत में भी जाते हैं, लोग किसी की ज़मीन हड़प कर लेते हैं, लोग इसी और ज़मीन को माता नहीं लेकिन ज़मीन को मालिक बनने वाले एक युग में 56 साल की आयु में देश की 17,000 किलोमीटर की यात्रा पद यात्रा करके 22 लाख एकड़ जमीन भूदान में लेने वाले एक विनोबा भावे भारत में जन्मे थे, ऐसा आने वाली पीढ़ी शायद मानने के लिए भी तैयार नहीं होगी। कृषि की जमीन किसी को दान में मिल सकती है, ये बात आज कोई सोच भी नहीं सकता है। ताजुब की बात तो यह है कि विनोबा ने 5,75,000 जमींदारों से 13 वर्ष की कठिन पदयात्रा के बाद लाखों एकड़ जमीन भूदान में ली थी। ये एक अकल्पनीय घटना है। शायद आज की पीढ़ी को मालूम भी नहीं होगा कि विनोबा पुरुष थे कि महिला, क्योंकि उनके पीछे विनोबा लिखा जाता है। रमूज में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में, तो रमूज में कहा जाता था कि विनोबा किसकी बात है। उनका जय जगत का सूत्र विश्व शांति का संदेश हो गया। माता रुक्मिणीबाई ने बचपन में उन्हें सिखाया था कि दे ते देव और राखे ते राक्षस। मीन्स के जो कुछ देता है किसी के लिए, गरीबों के लिए कुछ देता है, वो देव है, वो भगवान है, और जो लेता है वो राक्षस है, लगता है। और उन्होंने भूदान की प्रवृत्ति के दरमियान माता ने बचपन में सिखाया हुआ यह पाठ को जीवन में चरितार्थ करके बताया। किसी ने कहा था कि अगर विनोबा जी गांधी जी के संग में नहीं गए होते तो महान भारतीय ऋषि होते। लेकिन गांधी जी के साथ में रहने के बावजूद भी विनोबा का जीवन ऋषि तुल्य था, और इसीलिए आज भी लोग विनोबा को संत विनोबा के नाम से जानते हैं। 50,000 श्लोक उनको कंठस्थ थे। दुलिया की जेल में प्यारेलाल जी, जमनादास जी, साने गुरु जी, अन्ना साहेब, गुड़ियालाल नंदा और खंडूभाई देसाई जैसे संत और नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने किए गीता के प्रवचन के बाद तैयार हुआ गीता प्रवचनों एक उत्तम पुस्तक गीता के बारे में माना जाता है। शायद 27 लाख से ज़्यादा प्रत की उनकी ये पुस्तक की बिक्री हुई है, और भारत की तमाम भाषाओं में और विश्व की अनेक भाषाओं में भी इस पुस्तक का अनुवाद हुआ है। सभी धर्म और सभी धर्म पुरुषों का विनोबा को ऊंडाण पूर्वक का गहरा अभ्यास था, और उन्होंने तमाम धर्मों का सार लोगों को दिया। आज़ादी की लड़त के दौरान वो 4 बार जेल गए। विनोबा ने जेल में वेदांत और भिन्न भिन्न भाषाओं को भी सीखा। वो कहते थे कि मेरा शरीर माँ की दूध से ही नहीं बना है, लेकिन मेरा हृदय ने बुद्धि गीता के दूध से पोषित हैं। उन्होंने जेल में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा सीखी। लोक नागरी लिपि, बिक्साई, सिद्ध प्रदर्शन, ईशावास्यम वृत्ति, वंदनावलीन का मराठी अनुवाद और स्वराज शास्त्र जैसे उत्तम पुट्टी की किताब उन्होंने समाज को जेल के दरमियान दिए। उन्होंने 7 भाषाओं का भी अभ्यास किया और सीखी। 1916 में बम्बई में परीक्षा देने के लिए निकले हुए ये विनायक भावे, जिनको हम विनोबा भावे कहते हैं, वो रास्ते में ही उन्होंने गृह त्याग करने के बारे में सोचा और अपने मित्र के साथ अपने माँ बाप को एक चिट्ठी भेजी और उन्होंने अपना संसार त्याग दिया। काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने गांधी जी का प्रवचन पढ़ा। गांधी जी से वो आकर्षित हुए। त्यारबाद हम 1916 की 7 जून को कोशरव आश्रम में पहली बार वो महात्मा गांधी से मिले।
आश्रम में उन्होंने गांधी जी ने उनको सब्जी को ठीक करने का, सब्जी संभालने का काम सौंपा। आश्रम में गांधी जी ने कहा कि विनायक, तुम माता पिता की परमिशन के बिना यहाँ आए हैं, वो बात उचित नहीं है। और गांधी जी ने विनोबा जी के पिताजी को एक पत्र लिखा कि छोटी उम्र में आपके पुत्र ने जो तेजस्विता और वैराग्य की भावना सीखी है, शायद कई सालों ये भावना को सीखने के लिए मुझे कई साल मेहनत करनी पड़ी, जो बड़ी छोटी उम्र में विनोबा जी ने कर ली। ये महात्मा गांधी का विनोबा का प्रथम प्रमाण पत्र था। मामा साहेब फड़के के सूचन से गांधी जी ने विनोबा का जो मूल बचपन का नाम विनायक था, उनकी जगह विनोबा भावे रखा। जे बाद में विनायक विनोबा भावे के नाम से आज भी प्यार से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं। जमुनादास बजाज की इच्छा थी कि अहमदाबाद जैसा एक आश्रम वर्धा में भी बापू का होना चाहिए, लेकिन बापू गुजरात का गांधी आश्रम छोड़ने के लिए इस वक्त आतुर नहीं थे, तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने विनोबा को वर्धा आश्रम की स्थापना के लिए भेजा और 25 साल तक विनोबा ने वहाँ सूत्र यज्ञ किया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध के दरमियान गांधी जी ने उनका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने वाणिज्य स्वतंत्रता के पर नियंत्रण रखा। उनके सामने बापू ने सत्याग्रह का निर्णय किया। तो निष्ठावान बापू ने सोचा, निष्ठावान सदचरित्रवान आदमी को वो प्रथम सत्याग्रही के रूप में पसंद करना चाहता था। इस वक्त देश में बड़ी चर्चा चली थी कि महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसको बनाएंगे। लोगों के विचार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र बाबू के नाम लोगों में चर्चाते थे कि भाई बापू उनको प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाहिर करेंगे। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच बापू ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे का नाम जाहिर किया। इस तरह विनोबा जी बापू के सत्याग्रह के देश में प्रथम सत्याग्रही बने। जेल में से छूटने के बाद, घर मुक्ति के बाद उन्होंने संस्था मुक्ति की भी स्वीकार किया। सादगी, सेवा मूर्ति, सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन में कहा कि मैं पत्थर था, लेकिन 3 आदमियों का मेरे जीवन कर्तव्य में बहुत बड़ा प्रदान है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की विचार सृष्टि ने मुझे कठिन बनाया, गांधी जी की कर्म सृष्टि ने मुझे उसे आकार दिया और ज्ञानदेव जी की भाव सृष्टि ने मुझे पत्थर में से सर्वाणी बिहाने का काम किया। 1960 में विनोबा ने स्वयं अपने जो वेद मंत्र थे उनका के साथ अग्निदेव को समर्पित कर दिए और वो पत्र मोह से भी मुक्त हो गए। उसके बाद वो श्रम की प्रतिष्ठा करना और कंचन मुक्ति प्रयोग किया। उन्होंने खेती का प्रयोग किया, श्रम करने लगे और कंचन के मोह में से मुक्त हो गए। स्वयं परिश्रम से जीवन बिताने का उन्होंने श्रम देवी की उपासना का आरंभ किया। 1951 में पवनार से 300 मील दूर आंध्र प्रदेश के श्रीरामपल्ली की पद यात्रा की और वहाँ उन्होंने भूदान यात्रा की प्रेरणा मिली। पवनार से उन्होंने भूदान यात्रा शुरू की। देश भर में गर्मी, ठंडी, वर्षा किसी की परवाह किए बिना सतत 13 साल तक विनोबा ने भूदान यात्रा करके देश और दुनिया में एक अनोखा इतिहास बनाया। 17,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके किसी आदमी ने 42 लाख हेक्टेयर जमीन भूदान में दान में ली हो, ऐसी बात शायद आने वाली पीढ़ी कभी मानने के लिए भी तैयार नहीं होगी। ये उनका बाद में उन्होंने व्यक्तिगत जमीन दान के बाद उन्होंने पूरे गांव की जमीन दान में लेने के लिए ग्राम दान का अभियान भी चलाया। उसी तुल्य विनोबा जिस हिंदू मंदिर में हरिजन, दलित और विधर्मियों को प्रवेश नहीं मिलता, ऐसे मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते थे। 1960 में चंबल के खीर प्रदेश के
21 जितने डाकुओं ने संत विनोबा के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया। 25,000 फोर्स थी भी जो काम नहीं हो सका, वो काम बिना विनोबा जी के स्पर्श से हुआ। उनका मायना ये है कि विनोबा का स्पर्श एक पारसमणि का स्पर्श था। ये उनकी एक पदयात्रा, उनकी एक जंगम विद्यापीठ की बनी रही और बाद में उन्होंने अध्ययन, अध्यापन और ग्रंथ मुक्ति से भी अपने जीवन को मुक्त कर दिया। 1974 के देश भर में आंदोलन के त्यारबाद कटोकटी की स्थिति हुई। आपातकाल में विनोबा जी के जीवन में संघर्ष का कोई स्थान नहीं था। इस समय भी विनोबा ने सत्ता और पक्ष की राजनीति की में से तटस्थ रहने की एक कसौटीपूर्ण भूमिका बनी रही। इससे विनोबा जी आपातकाल में विनोबा जी की सम्मति नहीं मिलते सर्वसेना संघ में कुछ विचारधारा का मतभेद हुआ। लोक नजरें विनोबा जी को कुछ समय तक सरकारी संघ भी उनके आलोचकों ने कहा। उन्होंने मिलने आने वाले इस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने कहा, तुम सम्राट अशोक की तरह कब सत्ता छोड़ने वाली है। 1979 में भारत में गौहत्या बंदी के लिए विनोबा जी ने 5 दिवस के उपवास भी किए और देश में 2 राज्यों के अलावा देश के सभी राज्यों में गौहत्या बंदी का कानून हुआ। जब गौहत्या बंदी का कानून नहीं था तब देवनार के कत्ल खाने के सामने विनोबा जी ने सत्याग्रह किया। विनोबा जी ने उस सत्याग्रह में अपने प्रतिनिधि के रूप में अच्युतराव देशपांडे को भेजे। 1982 में नवंबर में उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी। इच्छा मृत्यु से अन्न, जल और दवा का सबका उन्होंने त्याग किया। जब इंदिरा जी उनकी खबर अंतर पूछने के लिए आए तब विनोबा जी ने कहा कि राम हरि के नाम का जप करते हो कि नहीं। 15 नवंबर 1982 के दिन पवित्रता पूर्वक उन्होंने अपनी पूरी सफ़ेद चादर जैसी अपनी जीवन मृत्युदेव के कर कमलों में समर्पित कर दी। सर्वोदय का अर्थ विज्ञान और आत्मज्ञान, सर्वनाश એટલે हिंसा और विज्ञान, ऐसा वर्तमान युग के तारक सूत्र उन्होंने लिया। उन्होंने यह कहा, हिंसा मुक्ति का विरोध और दंड शक्ति की भिन्न ऐसी त्रिजी लोक शक्ति आज का युग धर्म है और विनोबा जी ने लोक शक्ति को सबसे ज़्यादा बल दिया। उन्होंने सर्वसम्मति और समझावट का मार्ग देश को बताया। उनकी इच्छा के मुताबिक उनके मृत्यु के बाद उनको सरकारी सम्मान के साथ उनकी अंतिम विधि नहीं की गई क्योंकि वो सरकारी सम्मान नहीं चाहते थे। उनकी अस्थियों को नदियों में बहनाने के बदले उन्होंने पूरा जीवन 13 साल भूमिदान के लिए बिताया था, इस जमीन में उनके अस्थियों को जमीन को समर्पित कर दिए गए और भारत सरकार ने 1983 में देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। उनके मन में दीपावली की अमावस्या का जीवन उनके जीवन में प्रकाश लेके आया। आज उस दिन 15 नवंबर को जब उन्होंने देह त्याग किया, संकल्प पूर्वक देह त्याग किया, वो दिन दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ और महावीर स्वामी ने भी आत्मसंकल्प के पूर्वक अपना देह विसर्जन किया था। वही दिन विनोबा जी ने भी अपना देह त्याग किया। विनोबा जी के बारे में उनके पास काफ़ी डिग्री थी, लेकिन 1916 में उन्होंने अपनी तमाम डिग्री अग्निदेव को समर्पित कर दी। जब उनकी बाबा ने कहा कि आप सब डिग्री की सर्टिफिकेट क्या अग्निदेव को समर्पित कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब तो नौकरी नहीं करनी है, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे व्यापार नहीं करना है, तो ये सब सर्टिफिकेट की मुझे क्या ज़रूरत है। अगर मैं रखूँगा तो मेरे मन में कभी लालच होगी कि मैं उससे पैसा कमाऊँ। तो उन्होंने अपने सभी सर्टिफिकेट को अग्निदेव को समर्पित कर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना देश में जब बनी तब उनकी चर्चा के लिए वो पवनार से पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना की भारत सरकार के साथ उन्होंने चर्चा की। विनोबा जी का धर्म का अर्थ सभी लोगों को राह चिंधने वाला है। उन्होंने कहा था
कि हर एक आदमी को स्वधर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपना पोताना जो धर्म है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, पर धर्म प्रत्ये आदर होना चाहिए और अधर्म प्रत्ये की उपेक्षा करनी चाहिए। विनोबा की धर्म की ये व्याख्या और धर्म के उनके विचार आज भी इतने प्रस्तुत और सातत्यपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि हर एक धर्म सत्य का अंशावतार है, सत्य और अहिंसा के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सत्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, संयम जीवन की पद्धति होनी चाहिए और सेवा जीवन का कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदमी को बहुत एक पढ़ना भी चाहिए, विचारना भी चाहिए और उनसे ज़्यादा सबसे तो पढ़ने और विचारने से सबसे ज़्यादा तो काम करना चाहिए। विनोबा का ये जीवन संदेश था और आज उनकी 26वीं जन्म जयंती पर हम विनोबा जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनके जीवन में से प्रेरणा लेने का यह दिवस है। उनका जय जगत और जय जगत का उनका जो सूत्र था वो आज भी विश्व शांति के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के लिए आज दुनिया में जो संघर्ष हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो आतंक हो रहा है, उसमें विनोबा जी का जीवन बहुत प्रेरणा मूर्ति है। जय जगत वसुधैव कुटुंबकम। विनोबा जी का 125वीं जन्म जयंती, ये 126वीं साल। अमृत दादा जो उनके भूदान के कार्यकर हैं विनोबा जी के, उन्होंने आज जो बात रखी, मणि भाई ने भी बात रखी, दोनों की जो बात वंदना के बराबर है। ये हम तीनों ने आज वंदना की। ये उनकी बात सीखने जैसी है हमारे जीवन में कि हम आभार दर्शन करते हैं और ये अस्तु।